नमस्कार मित्रों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं निशी पाल सूरी जी की लिखी कहानी बड़े लोग बड़ी बातें। कैमरों में फ्लैश जलने बुझने लगे। वीडियो वाला सबको धकेलता हुआ परिवार के सदस्यों को अधिक से अधिक कवर करने का प्रयास करने लगा। अनाथालय के बैंड ने रामधुन बजाई और राम नाम सत्य है के उद्घोष के साथ अर्थी उठी। कंपनी के एमडी श्री राम नरेश के पिता की अर्थी थी यह। सफ़ेद कुर्ते पजामे में राम नरेश शोक मूर्ति बने हुए लोगों के संवेदना संदेश ग्रहण कर रहे थे। क्रीम कलर की सिल्की कुर्ता पजामा पहने उनका इकलौता पुत्र राहुल व्यस्त दिखने का नाटक करते हुए भरसक प्रयास कर रहा था कि कैमरों की आंख से पल भर को भी ओझल ना हो। श्रीमती कांता राम नरेश सफ़ेद झक साड़ी पहने स्त्री वर्ग से घिरी बैठी थी। कंपनी के उच्चाधिकारियों की पत्नियां उन्हें घेरे बैठी थी। कांता के चेहरे पर दुख या शोक का लेस मात्र भी न था, अलबत्ता आंखों में संतोष का भाव था, जिसे छुपाने के लिए घर के भीतर भी उसने काला चश्मा लगा रखा था। उनकी इकलौती बेटी रंजना टाइट जींस पर लो नेक की टी शर्ट पहने अंदर बाहर घूम रही थी। माँ ने कहा भी था उससे, बेटा आज जरा ढंग के दूसरे कपड़े पहन लो, लोग क्या कहेंगे। कहकर उसने लापरवाही से सिर को झटका दिया था। उसको ना तो माँ की परवाह थी ना लोगों की। जब अर्थी उठने को हुई तो माँ ने रंजना को बुलाकर कहा, बेटे जरा अपनी दादी का ख्याल रखना, और धीरे से उसका हाथ दबा दिया। रंजना अम्मा जी के कमरे की ओर लपकी। तब तक अर्थी अम्मा जी के कमरे की खिड़की के पास पहुंच गई थी। खिड़की के पर्दे को जरा सरकाकर मुंह में साड़ी का पल्लू ठूंस कर रुलाई दबाते हुए अम्मा जी ने अपने पति के अंतिम दर्शन करने चाहे। गुलाब और रजनीगंधा के फूलों से ढका उनका पार्थिव शरीर और दूर गेट के पास गेंदे के फूलों से सजा वह ट्रक जिस पर उन्हें रखा जाना था, सब कुछ कितना शानदार था। तभी उनके कानों में कुछ शब्द पड़े, भाई बड़े लोग और उनकी बड़ी बातें। इतनी शान से तो शायद ही किसी की अर्थी निकली होगी जिस शान से एमडी साहब के पिताजी की निकली है। अजी बेटा हो तो ऐसा, बड़े लोग बड़ा दिल और बड़ी बातें। एकाएक रंजना ने उन्हें पीछे खींच लिया। क्या करती है दादी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। झटके से पीछे खींचे जाने पर अम्मा जी सन्न रह गई। उन्हें याद आ गया वह दिन जब गेंदे के ही फूलों का सेहरा बांधे राधे श्याम जी उन्हें ब्याहने आए थे। सहेलियां उन्हें पकड़कर खिड़की पर ले आई थी। जरा अपना दूल्हा तो देख ले बन्नो। अभी वे ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि मोहल्ले की ताई जी ने पीछे खींचते हुए कहा था, अरे क्या करती है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, बेशर्म कहीं की। शर्म से लाल हो गई थी वे और आंखों में पानी छलछला आया था। उस दिन जो लग्न मंडप में एक दूसरे का हाथ थामा तो आजीवन नहीं छोड़ा। राधे श्याम जी गांव के स्कूल में मास्टर थे और अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर हेडमास्टर होकर रिटायर हुए थे। थोड़ी सी ज़मीन भी थी जो बटाई पर दी हुई थी। मज़े से गुजारा होता था। जब उनके जीवन में जानकी आई तो दोनों मानो दो शरीर एक प्राण हो गए।
एक दूसरे को पूर्णता समर्पित। जब राम नरेश होने वाला था तो मास्टर जी ने उनकी ऐसी देखभाल और सेवा की कि घर में किसी स्त्री की कमी महसूस नहीं होने दी। प्रसव के समय जब दाई ने कहा कि यह केस उसके बस का नहीं है, अस्पताल ले जाना होगा, तब पीड़ा से छटपटाती जानकी को देखकर मास्टर जी अधीर हो उठे थे। अस्पताल में डॉक्टर ने पेट चीरकर बच्चे को निकाला और साथ ही कह दिया, अगली बार माँ बनना जानकी के लिए घातक हो सकता है। तब से उनकी दुनिया राम नरेश में ही सिमट कर रह गई। बड़ा ही प्यारा बच्चा था राम नरेश। मास्टर जी स्कूल से आने के बाद सारा समय उसकी देखभाल में ही लगाते। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते हुए राम नरेश ने जब पहली बार अम्मा कहा तो झूम झूम उठी वे। मास्टर जी ने बड़े प्यार से उसे समझाया था, बेटा अम्मा नहीं अम्मा जी कहा करो। तब से राम नरेश की अम्मा जी पूरे गांव की अम्मा जी बन गई और मास्टर जी बन गए बाबूजी। अम्मा जी और बाबूजी बड़े संतोषी स्वभाव के थे, अपनी थोड़ी सी आय में भी प्रसन्न थे, परंतु पुत्र के संबंध में बहुत ही महत्वाकांक्षी। उसको वे उन्नति के उच्चतम शिखर पर देखना चाहते थे। राम नरेश था भी बड़ा मेधावी बालक। बाबूजी उसकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देते। स्कूल के अन्य सभी अध्यापक उसकी योग्यता से बहुत प्रभावित थे। उसने जब गांव के स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की तो अम्मा जी ने पूरे गांव में बतासे बांटे थे। इतने अच्छे अंक मिलने पर शहर के कॉलेज में दाखिला मिलने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई। डाक खाने में जमा रुपए निकालकर बाबूजी उसके साथ शहर गए, कॉलेज और हॉस्टल में दाखिला कराया। बाकी रुपए बेटे के हाथ में देकर कई नसीहतें की और गांव लौट आए। पहली बार जब राम नरेश छुट्टी में घर आया तो उसका पहरावा, चाल ढाल, बातचीत का ढंग और हेयर स्टाइल देखकर दोनों समझ गए थे कि उनके बेटे पर शहरी रंग चढ़ गया है और इस रंग में उन संस्कारों का रंग कहीं छुप सा गया है जो उन्होंने बचपन से ही उसे दिए थे। बड़े उदास हो गए वे, परंतु एक बात जो राम नरेश में नहीं बदली थी वह थी माता पिता के समान ही उसकी महत्वाकांक्षा और जीवन में बहुत ऊंचे उठने की तीव्र लालसा। यह उसी का परिणाम है कि गांव का एक सामान्य बालक आज इतनी बड़ी एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। लोग कहते हैं एमडी मिस्टर राम नरेश। शिक्षा के अंतिम चरण में ही इस कंपनी के मैनेजर पद के लिए उसका चयन हो गया था। मोटे वेतन के साथ अन्य अनेक सुविधाओं वाला यह पद उसके लिए अप्रत्याशित था और अम्मा जी बाबूजी के लिए स्वप्निल। अब वे उसकी शादी करने के लिए आतुर हो उठे। अम्मा जी ने तो अपनी भावी पुत्र वधू के लिए कुछ साड़ियाँ तथा आभूषण भी बनवा लिए थे, लेकिन बेटे की इस घोषणा ने कि वह अपने मित्र की बहन कांता के साथ विवाह निश्चय कर चुका है, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। बड़े दार्शनिक अंदाज में राम नरेश ने कहा कि वह मंदिर या कोर्ट में बड़ी सादगी से विवाह करेगा। समाज में उसके उच्च विचारों की बड़ी प्रशंसा हुई, जबकि सत्य तो यह था कि दोनों परिवारों के आर्थिक और सामाजिक स्तर के अंतर को देखते हुए वह चाहता ही नहीं था कि दोनों परिवार कभी आपस में मिले।
परंपरागत पद्धति से विवाह होने पर गांव से आने वाली बारात की कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठता। बस चुपचाप विवाह कर लिया और एक शाम सपत्नीक अपनी कार से गांव आ पहुंचा। अम्मा जी बाबूजी इस आकस्मिक आगमन से बदहवास हो गए। यह क्या, न बाजा न गाजा न खत न खबर, एकाएक नहीं नई बहू को लेकर आ गया। अब जरा रुको। और वे आरती का थाल सजाने अंदर चली गई। बाबूजी गांव के हलवाई की दुकान से मिठाई लाने लपके। बाहर खड़े पति पत्नी बड़ी असुविधा अनुभव कर रहे थे। खबर पाते ही उन्हें देखने के लिए आस पड़ोस की छोटी मोटी भीड़ जमा हो गई। अम्मा जी ने झटपट उनकी आरती उतारी। भीतर आने पर पलंग पर साफ धुली हुई चादर बिछाकर उनको बिठाया। वह भीड़ भी साथ ही आ गई थी। कुछ स्त्रियां कांता के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रही थी और कुछ इस तरह के विवाह की आलोचना। कांता और रामनरेश बड़े असहज हो रहे थे। अम्मा जी ने यह कहकर सबको विदा कर दिया कि अभी दोनों यात्रा की थकान से थके हैं, इसलिए मुंह दिखाई की रस्म कल सुबह होगी। तभी बाबूजी आ गए। मिठाई अम्मा जी के हाथ में देकर शीतल पेय की 2 बोतलें दोनों के हाथों में दे दी। अम्मा जी एक पीतल की प्लेट में मिठाई रख लाई और पलंग पर ही रख दी। रामनरेश तो बोतल को मुंह लगाकर ही पीने लगा, लेकिन कांता समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। क्रोध भरी दृष्टि से उसने रामनरेश को देखा। उसने स्नेहपूर्वक पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर कुछ कहना चाहा कि तभी अम्मा जी एक कपड़े में लपेटी हुई साड़ियाँ और आभूषण लेके आ गई। मुंह दिखाई में बहू को देकर उसका माथा चूम कर बोली, सदा सुखी रहो बेटी, अखंड सौभाग्यवती रहो। ये कुछ साड़ियाँ और जेवर मैंने तुम्हारे लिए बनवा रखे हैं। रामनरेश ने पांव छूने का इशारा किया, पर उसे अनदेखा कर कांता ने सब कुछ बिना देखे ही एक ओर रख दिया और अरुचि से बोली, रहने दीजिए, इसकी क्या आवश्यकता है। अम्मा जी का चेहरा बुझ सा गया। रामनरेश को कहने को शब्द नहीं सूझ रहे थे कि बाबूजी ने बात संभाल ली और अम्मा जी से बोले, छोड़िए यह सब और रात के खाने का प्रबंध कीजिए। बच्चे थके होंगे, खाना खाकर आराम करेंगे। भारी कदमों से वे रसोई की तरफ चली गई और खाली बोतलें उठाकर बाबूजी बाहर चले गए। जब पति पत्नी अकेले रह गए तो कांता ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, यह तो मुझे किस नर्क में ले आए। मेरा दम घुटता है यहाँ, अब भी वापस चलो। रामनरेश ने उसे शांत करते हुए दबे स्वर में कहा, डार्लिंग, एक ही रात की तो बात है, बस सुबह होते निकल पड़ेंगे, प्लीज़ मेरी खातिर। कांता कुछ नहीं बोली, बस मुंह फुलाए बैठी रही। रामनरेश एक बार सारे घर में घूमकर माँ के पास रसोई में चला आया। घर भर में अभाव की छाया स्पष्ट थी, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। अम्मा जी के मन में कई प्रश्न, कई बातें उमड़ रही थी, पर मन ही मन वे मन की बातों को दबाकर अपने कामों में लगी रही। भोजन बन जाने पर सबको कमरे में ही परोस दिया गया। कांता ने बड़ी अनिच्छा से 2-4 कौर गले से उतारे। रामनरेश भी ठीक से न खा पाया। शायद पत्नी के तेवर देखकर या फिर ऐसे भोजन में अब उसकी रुचि नहीं रह गई थी। अम्मा जी ने कुछ कहना चाहा, पर बाबूजी ने इशारे से मना कर दिया। सुबह पौ फटे जब अम्मा बाबूजी उठे तो हैरान हो गए
कि बेटा बहू उनसे पहले ही उठकर जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। अरे यह क्या बेटा, इतनी जल्दी? हाँ अम्मा जी, दफ्तर में कुछ ज़रूरी काम है। झटपट वे जाकर गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही कार चलने को हुई, अम्मा जी दौड़कर वह गठरी उठा लाई। कांता ने हिकारत से मुंह फेर लिया। राम नरेश ने अंग्रेजी में कहा, रख लो, कहीं भी यूज हो जाएगा, औपचारिकता वश ही सही। न अम्मा जी बाबूजी ने उनसे फिर आने को कहा, ना ही उन्होंने अम्मा जी बाबूजी को अपने पास आने को कहा। सब जान समझ कर भी अम्मा जी उनके जाने के बाद अनजान बनने का दिखावा करते हुए अपने रोज़मर्रा के कामों में जुट गई। लेकिन उनकी आंखें बार बार भर आती थी। बाबूजी भी समझ गए कि उनका बेटा बड़ा हो गया है, शायद बहुत बड़ा, इतनी कि उनकी पहुंच से भी बहुत ऊंचा। जीवन अपने ढर्रे पर चलने लगा। बीच बीच में राम नरेश के पत्र आ जाते। वे हर बार इस आशा के साथ पत्र सुनने बैठ जाती कि शायद बहू बेटे ने उनको अपने पास आने का अनुरोध किया हो, लेकिन हर बार निराश होती। पत्र का विषय सदा एक ही होता, काम की अधिकता और व्यस्तता का हवाला। हाँ, अंत में यह जरूर लिखा होता कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेना। विवाह के 1 वर्ष बाद जब रंजना का जन्म हुआ तो राम नरेश विदेश में था और कांता अपने पिता के घर में, तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठा। लेकिन जब राहुल का जन्म हुआ तो अम्मा जी रोके न रुकी। स्त्री हठ और माँ की ममता के आगे बाबूजी को झुकना ही पड़ा। राम नरेश के ही चांदी के कड़े और करधनी पॉलिश करवा लिए गए। शहर में पढ़ने वाली पड़ोस की रेखा को पैसे देकर मुन्ने के लिए नई फैशन के 2 जोड़े कपड़े भी मंगवा लिए गए और बेटे बहू को चकित करने के विचार से बिना बताए उनके घर जा पहुँचे। वहाँ किसी उत्सव का आयोजन देखकर बड़े प्रसन्न हुए। राम नरेश लॉन में खड़े कुछ लोगों को निर्देश दे रहे थे और कांता के ऊंचे स्वर में नौकरों को आदेश देने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। पूछने पर दरबान ने बताया कि साहब के घर में बेटा पैदा हुआ है, उसी के फंक्शन की तैयारी हो रही थी। माता पिता को देखकर राम नरेश भौचक रह गया। जल्दी जल्दी उनको भीतर ले गया। कांता तो उनको देखकर जल भुन गई। नौकरों को उनका सामान बरामदे के कोने वाले कमरे में रखने को कहा। नौकर के साथ वे उस कमरे में पहुंचे और उनके पीछे पीछे बेटे बहू का स्वर। मेरा विश्वास करो कांता, मैंने उनको आने को नहीं लिखा था। रमेश गिड़गिड़ाते हुए सफाई दे रहा था। झूठ मत बोलो राम, कांता चिल्लाई। तुमने नहीं लिखा तो उन्होंने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? सारा मूड खराब हो गया। तभी नौकर पानी ले आया, मगर उन्होंने छुआ भी नहीं। संयोग से उनके कमरे की एक खिड़की गेट से आने वाले रास्ते पर खुलती थी। एक दूसरे से नज़रें चुराते वे लोग बाहर आने जाने वाले लोगों को बस यूं ही देखते रहे, लेकिन कान उनके बराबर दरवाजे की तरफ लगे रहे कि अभी बेटा बहू बच्चों को लेकर मिलने के लिए आएंगे। लेकिन न उनको आना था और न वे आए। रात को वही नौकर 2 थालियों में भोजन लेकर आया। 1-2 कौर से अधिक उनसे खाया न गया। सुबह सवेरे राम नरेश उनके पास आया।
खिसियानी सी मुस्कान के साथ पूछा, आप आराम से तो हैं? रात को ठीक से सोएं? क्या करूं अम्मा जी, कल कुछ लोग आ गए थे सो आपसे मिल नहीं पाया। कुछ ज़रूरत हो तो मांग लीजिएगा। बेटा, अम्मा जी ने कटुता से कहा, तू तो बस हमें गांव भेजने की व्यवस्था कर दे। अम्मा जी का यह स्वर बाबूजी के लिए भी नया था, लेकिन बेटे ने जैसे चैन की सांस ली। उसने न इतनी जल्दी वापस जाने का कारण पूछा और न झूठे ही रुकने के लिए कहा। घर पहुंचते ही बाबूजी ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं जीते जी उस नालायक के घर में पैर भी नहीं रखूंगा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। बाबूजी अस्वस्थ रहने लगे थे। शुरू में खांसी और हल्का बुखार था। धीरे धीरे बुखार भी बढ़ने लगा और खांसी के दौरे भी। अब खांसते तो कफ के साथ खून भी आने लगा था। एक दिन जब खांसते खांसते ढेर सारा खून उलट दिया तो अम्मा जी के हाथ पांव फूलने लगे। गांव के डॉक्टर से ही राम नरेश को पूरा हाल लिखवा दिया। पत्र पढ़कर राम नरेश अपनी कार में ही आ गया। साथ में एम्बुलेंस और एक नर्स भी थी। बाबूजी को एम्बुलेंस में लिटाया तो अम्मा जी भी हट करके उनके साथ ही बैठ गई। तब मजबूरन उसे भी उनके साथ बैठना पड़ा। उसकी कार ड्राइवर ले आया। सीधे शहर के एक बड़े नर्सिंग होम में बाबूजी को दाखिल करवा दिया गया। पूरी जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि फेफड़े में कैंसर की आखिरी स्टेज है। कुछ दिनों की ही बात है। उनके इलाज की समुचित व्यवस्था और 24 घंटों के लिए नर्स का प्रबंध करके वह अम्मा जी के साथ घर आ गया। अम्मा जी को वही कोने वाला कमरा दे दिया गया। पहली बार वे बाबूजी से अलग हुई थी। रात आंखों में ही कट गई। फिर न किसी ने अम्मा जी से मिलने की ज़रूरत समझी और ना कोई उनसे मिलने आया। जब इसी तरह 2 दिन बीत गए बाबूजी को देखे हुए तो वे रह न सकी। बाहर लॉन में बैठे राम नरेश और कांता के पास जाकर गिड़गिड़ा कर बोली कि वे उन्हें बाबूजी के पास ले जाएं। हमें तो समय ही नहीं मिलता, कांता ने लापरवाही से उत्तर दिया। जब कोई गाड़ी खाली होगी तो आपको भिजवा देंगे। चौथे दिन कांता ने रंजना से कहा, बेटा तुम क्लब जाते हुए अपनी दादी को नर्सिंग होम में छोड़ देना और वापसी में साथ ही लेती आना। बाबूजी के पास जाकर उनकी रुलाई रोके न रुकी। कभी उनके हाथ सहलाती, कभी पैर दबाती, पर मुंह से कुछ बोल न पाई। जब रात के 9 बज गए तो नर्स ने कहा, अब आप यहाँ नहीं ठहर सकती, इनके आराम का टाइम है। उसने बत्ती बुझा दी और कमरे में बीच में पड़े टेबल पर पैर फैलाकर आराम कुर्सी पर पसर गई। पर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कोई लेने नहीं आया। यह मैं क्या बताऊँ, बाहर बैठकर इंतज़ार करो। विवश हुई अम्मा जी एक बार भर नज़र बाबूजी को देखकर भारी कदमों से बाहर आ गई और बरामदे में पड़ी बेंच पर बैठ गई। दिन भर की थकी हारी बेचारी अम्मा जी को कब नींद आ गई और वे बेंच पर ही लुढ़क गई, कुछ पता ही नहीं चला। 11 बजे के लगभग जब ड्राइवर ने उन्हें हिलाकर जगाया तो देखा कि नर्सिंग होम का जमादार भी उनके पैरों के पास ही सोया पड़ा था। अगले दिन जब राम नरेश लंच के लिए घर आया तो पैर पटकता हुआ सीधे अम्मा जी के कमरे में पहुंचा और चीखता हुआ बोला, अम्मा
इतने बड़े आदमी की माँ होकर तुमको ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अम्मा जी पहले तो सकते में आ गई, पूछने की हिम्मत भी न कर सकी कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है। बेटा ही आगे बोला, वह साला 2 कौड़ी का ड्राइवर मज़े ले लेकर सारे दफ्तर में सबसे कह रहा था कि बड़े साहब की माँ नर्सिंग होम के जमादार के साथ सो रही थी। छी छी, कहीं का नहीं रखा तुमने। फिर दांत पीसता हुआ बोला, अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। लज्जा और ग्लानि से मर मर गई वे। अपने को इस कमरे में बंद कर लिया, यहाँ तक कि खिड़की के पास भी न जाती। हर समय अनिष्ट को रोकने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहती, लेकिन अनिष्ट को एक न एक दिन तो घटना ही था। सो घट गया। बाबूजी की मृत्यु की समाचार आते ही घर भर में व्यस्तता छा गई। लोगों का तांता लग गया। हर अधीनस्थ कर्मचारी बड़े साहब को प्रभावित करने के लिए बढ़ चढ़ कर आयोजन में हाथ बटाने लगा। कांता ने अम्मा जी को सुनाते हुए रंजना से कहा, अपनी दादी से कहो, जो हो गया सो हो गया। अब देहातिनों की जैसा गला फाड़ फाड़ कर रोने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। और वे चुपचाप कमरे में पड़ी रोती रही। जब अर्थी देखते समय रंजना ने उन्हें खींचा तो वे पछाड़ खाकर गिर पड़ी। धीरे धीरे सब आवाज़ें दूर होती गई। बस एक ही आवाज़ बार बार उनके कानों में गूंजती रही, बड़े लोग, बड़ा दिल, बड़ी बातें। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।